प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम। आपने अभी तक पढ़े 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारण और भारतीयों की असफलता के कारण। अब है इस विद्रोह के क्या परिणाम निकले। 1857 ईस्वी का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। बेशक से भारतीयों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अंग्रेज़ों के खिलाफ शस्त्र उठाकर उनके विरुद्ध विद्रोह किया, लेकिन फिर भी वो इस विद्रोह में सफलता प्राप्त ना कर सके। उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा और जो वो एक सपन देख रहे थे भारत को स्वतंत्र करवाने का, वो सपन उनका पूरा ना हो सका। लेकिन फिर भी इसके बहुत ज़्यादा गहरे परिणाम निकले। अंग्रेज़ों को भी अब यह स्पष्ट हो गया था कि बेशक से उन्होंने इस विद्रोह का दमन कर दिया है, लेकिन फिर भी भारतीयों के जोश को उनको ये बात तो समझ आ गई थी कि आज नहीं तो कल उनको भारत छोड़ के जाना ही पड़ेगा। भारतीय उनको यहाँ पर आसानी से शासन करने नहीं देंगे। तो जो ये विद्रोह था उसके क्या परिणाम निकले हैं उसको हम इसमें पढ़ लेते हैं, जिसमें हम अलग अलग क्षेत्र में पढ़ेंगे। राजनीतिक, सैनिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिणाम क्या निकले। सबसे पहला है हमारा राजनीतिक परिणाम। ठीक है, सबसे पहला कंपनी के शासन का अंत हो गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। जो लंबे समय से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के ऊपर शासन चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया। कंपनी का ये शासन 1757 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और अब इंग्लैंड की सरकार ने इस विद्रोह के लिए कंपनी के अकुशल और भ्रष्टाचारी शासन को दोषी ठहराया और इसीलिए 1858 ईस्वी में एक एक्ट पास किया गया और उस एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन का अंत करने की घोषणा कर दी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को तोड़ दिया गया और सीधा शासन अंग्रेजी सरकार के अधीन हो गया। फिर दूसरा है भारत पर इंग्लैंड की सरकार का सीधा शासन। 1858 ईस्वी के एक्ट के द्वारा भारत में अंग्रेज़ों की जो इंग्लैंड की सरकार थी उसका सीधा शासन स्थापित कर दिया गया। भारत का शासन चलाने के लिए एक भारत मंत्री या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति की गई और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक काउंसिल स्थापित की गई। भारत मंत्री को हर वर्ष अपने कार्यों का ब्यौरा ब्रिटिश संसद के सामने रखने के लिए भी कहा गया। फिर है गवर्नर जनरल की उपाधि में परिवर्तन। भारत में कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और उसके साथ साथ गवर्नर जनरल की उपाधि में भी परिवर्तन कर दिया गया, क्योंकि अब वो ब्रिटेन के ताज का प्रतिनिधि बन गया था, इसलिए उसको वायसराय की उपाधि दे दी गई। लॉर्ड कैनिंग भारत का सबसे पहला वायसराय बना। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है चौथा, मुगल और पेशवा वंशों का अंत। 1857 ईस्वी के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि भारत में से मुगल वंश और पेशवा वंश का अंत हो गया। बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगलों का अंतिम बादशाह था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में क्योंकि उसने भाग लिया था तो इसलिए उसको गिरफ्तार करके आजीवन कारावास का दंड देकर रंगून भेज दिया गया था और रंगून में ही 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के साथ ही मुगल वंश का अंत हो गया। नाना साहेब ने विद्रोह किया। विद्रोह में असफल हो जाने के पश्चात वो नेपाल भाग गया, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई और उसके मृत्यु हो जाने से, क्योंकि वो पेशवाओं का अंतिम दावेदार था, पेशवा वंश का भी अंत हो गया। फिर है पांचवा, भारतीय शासकों के प्रति नीति में परिवर्तन। 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने भारतीय शासकों के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन कर लिया। अब उनको ये आश्वासन दिया गया कि उनके जो राज्य हैं उनको अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया जाएगा और लैप्स की नीति को भी त्याग दिया गया और भारतीय शासकों को पुत्र गोद लेने और उसका अपना उत्तराधिकारी बनाने का अधिकार भी दे दिया गया
और जिन शासकों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद की थी उनको सम्मानित किया गया और विशेष पुरस्कार उनको दिए गए। फिर उसके बाद आ जाता है सैनिक परिणाम। इसमें सबसे पहले अंग्रेजों की जो कंपनी की सेना थी उसको समाप्त कर दिया गया। 1857 के विद्रोह से पहले भारतीय सेना में दो प्रकार के सैनिक होते थे। एक तो कंपनी के अधीन होते थे और दूसरे ब्रिटिश सरकार नियुक्त करके भारत भेजती थी। लेकिन अब क्योंकि कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था तो इसलिए कंपनी की सेना को भी तोड़ दिया गया और दोनों सेनाओं को एक करके नियुक्त किया गया और इस सेना को सीधे तौर से ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। दूसरा है यूरोपियन सैनिकों की संख्या में वृद्धि। आपको जैसे बताया था कि जिस समय भारत में विद्रोह हुआ था तो उस समय सैनिकों का अनुपात 6:1 था। भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी और इसी वजह से वो विद्रोह करने में सक्षम हुए थे। तो इसलिए अब उन्होंने क्या किया कि दोबारा से ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े, तो इसलिए उन्होंने भारत में सेना की संख्या में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। उन्होंने अब अंग्रेज सैनिकों की संख्या 40,000 से बढ़ाकर 72,000 कर दी और भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर 2,15,000 से 1,15,000 कर दी, ताकि उनको फिर से उस स्थिति का सामना ना करना पड़े और ये गलती उनको दोबारा से उनके लिए एक मुश्किल पैदा ना कर सके। इसलिए उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। फिर है तीसरा, भारतीय सेना का पुनर्गठन। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया। अब सेना में सिखों, गोरखों और पठानों को अधिक से अधिक भर्ती किया गया, क्योंकि विद्रोह को दमन करने में इन्होंने उनका सहयोग किया था, तो इसलिए इनकी भर्ती को बढ़ा दिया गया। इन्हें लड़ाकू जातियां घोषित कर दिया गया और जिन क्षेत्रों के सैनिकों ने या लोगों ने विद्रोह में हिस्सा लिया था उनकी भर्ती बंद कर दी गई। जैसे अवध, बिहार, मध्य भारत के सैनिकों ने विद्रोह में हिस्सा लिया था तो उनकी भर्ती को बंद कर दिया गया और उन्हें गैर लड़ाकू घोषित कर दिया। सेना के जितने भी महत्वपूर्ण विभाग थे जैसे तोपखाना, बारूद, इनको अंग्रेजों ने अपने हाथ में रखा और भारतीयों को बहुत ही घटिया शस्त्र जैसे तलवार, भाले इत्यादि दिए गए और सेना को धर्म और जाति के आधार पर बांट दिया गया। अंग्रेजों ने भारतीय रेजिमेंट को विभिन्न जातियों और कबीलों का अड्डा बना दिया, जिससे कि वो कभी भी एक ना हो सके, आपस में लड़ते झगड़ते रहें। और ये जो पुनर्गठन किया था उन्होंने अपनी कूटनीति फूट डालो और राज करो की नीति के ऊपर किया था, जिससे कि भारतीय कभी भी एक ना हो सकें और वो मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र ना उठा सकें। फिर उसके बाद आ जाता है सामाजिक और धार्मिक कारण। इसमें हम पहला पढ़ेंगे भारतीयों को नौकरी देने का वचन। 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को घोषणा की, जिसमें भारतीयों को कहा गया कि उनको योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी और नौकरी देते समय जाति, धर्म, लिंग कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और उन्हें अगर वो योग्य हैं तो उच्च पदों पर भी नियुक्त किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ भारतीयों को खुश करने के लिए ये घोषणा की गई थी, लेकिन इसको कभी भी व्यवहारिक रूप में नहीं लाया गया। फिर दूसरा है भारतीयों और यूरोपियनों के संबंधों में तनाव। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद भारतीय और जो यूरोपियन थे उनके संबंधों में तनाव उत्पन्न हो गया, क्योंकि विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर अत्याचार किए थे और भारतीयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो इसलिए दोनों के हृदयों में एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा हो गई थी और ये घृणा दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी, इसको कम ना किया जा सका। दोनों एक दूसरे का विश्वास कभी भी कायम न रख सके। तीसरा, फूट डालो राज करो की नीति। 1857 ईस्वी के पश्चात अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति को बढ़ चढ़कर अपनाया। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को भड़काकर लड़ाने का प्रयास किया और इसके साथ साथ भारत के जो विभिन्न संप्रदाय थे
विभिन्न जातियां थी उनमें भी फूट डालने का प्रयास किया, जिससे कि भारतीय एक ना हो सकें। एक हो जाएंगे तो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर वो एक ना हुए आपस में लड़ते रहे तो उनको अंग्रेजों के खिलाफ सोचने का समय भी नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति पर लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, जिसके बहुत ही भयंकर परिणाम निकले। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता। महारानी विक्टोरिया ने अपनी घोषणा में कहा कि भारत के लोगों को अपने धार्मिक विश्वासों को मानने और अपनी परंपराओं को निभाने में अंग्रेजी सरकार के द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। फिर उसके बाद आता है आर्थिक परिणाम। 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरा आघात लगा। क्यों? क्योंकि इस विद्रोह के कारण फसलों और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया, उद्योगों में उत्पादन की कमी हो गई और ब्रिटिश सरकार को इस युद्ध के दौरान, इस विद्रोह के दौरान 98 लाख पाउंड का ऋण लेना पड़ा। इस संकट से छुटकारा पाने के लिए जेम्स विल्सन, जो कि एक प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट या अर्थशास्त्री था, उसको इंग्लैंड से भारत बुलाया गया और उसको इस स्थिति से निपटने के लिए कहा गया। तो उसने कुछ नए कर लगाने और प्रशासन के सभी विभागों में किए जाने वाले खर्चे पर कटौती करने का सुझाव दिया। सरकार ने उसके इन सभी सुझावों को मान लिया और देश पर आए हुए आर्थिक संकट को कुछ सीमा तक दूर करने का प्रयास किया। तो जो ये 1857 ईस्वी का विद्रोह था, इसके प्रत्येक क्षेत्र के ऊपर गहरे प्रभाव पड़े, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र था, चाहे सैनिक क्षेत्र, चाहे सामाजिक, धार्मिक या आर्थिक क्षेत्र था, उनको गहरे परिणाम भुगतने पड़े। और इससे अब अंग्रेजों को ये तो स्पष्ट हो गया था कि भारत में लंबे समय तक शासन करना संभव नहीं है। किसी भी समय उनको यहाँ से जाना पड़ सकता है, नहीं तो भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ इसी प्रकार से शस्त्र उठाते रहेंगे और इस विद्रोह के द्वारा भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई। धन्यवाद।